This lecture I have specially designed. Hey, hello students, welcome back. So now we are going to start with next chapter, that is wave optics. Another important chapter जहां से क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना. ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस आने वाले, कहां से क्वेश्चन आने वाले, सब कुछ देखने वाले अपन आज के लेक्चर में. ठीक है, तो थोड़ा फटाफट करते हैं. आपको तो पता है ऊपर जो लिंक आ रही है उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे. अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, तो आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करो और आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस टॉपिक पे जाके डिटेल में स्टडी करो. ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोस है जिनका मैंने प्लेलिस्ट ऊपर डाल के रखा हुआ है, यू कैन गो फॉर इट. ओके बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं. एक तो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेयर वी डिस्कस अबाउट द थ्योरी. ओके, बेसिकली 2 थ्योरीज पे हम बात करेंगे, एक न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और ऑगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ओके, बहुत सारे लोग इसको यूजीन हाइजीन वगैरह पढ़ते हैं. इट इज ऑगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट. तो 2 थ्योरीज है, एक न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरा ऑगन्स वेव थ्योरी, राइट. उसके बाद है पोलराइजेशन, उसके बाद है इंटरफेरेंस और सबसे लास्ट में डिफ्रैक्शन. तो टोटल 4 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है. और बहुत सारे बच्चे ना इसमें कुछ पार्ट करते हैं, कुछ पार्ट ऑप्शन में डालते हैं, और जो पार्ट ऑप्शन में डालते हैं वहां से क्वेश्चन आ जाता है एंड देन यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट. तो चलो फिर क्या पढ़ना है एक्चुअल में ये चैप्टर में से, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने बाबा क्या कहा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. यस, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज कॉर्पसल्स. इसलिए उसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. और फिर आता है ऑगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट. तो ऑगन्स के हिसाब से लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. ऐसे 2 थ्योरीज है, पर मैं आपको बता दूं पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गन्स के वेव थ्योरी पे घूमता है. तो इट इज माय एडवाइस कि आप ऑर्गन्स का वेव थ्योरी अच्छे से समझ लो. भले ही एग्जाम में आए नहीं आए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो ऑर्गन के पॉस्टुलेट आपको पढ़ने, ड्रॉबैक्स पढ़ने, ओके, मेरिट्स देखने क्या क्या है. ठीक है, तो ये ऑर्गन्स का वेव थ्योरी ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये होने के बाद एक बार आपको समझ गया न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी और ऑर्गन्स का वेव थ्योरी. जैसे कि मैंने कहा द चैप्टर एंटायरली ऑर्गन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है. तो ऑर्गन्स ने एक्चुअली क्या किया, लाइट को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया. ओके, ऑर्गन्स ने लाइट को डायग्रामेटिकली बताया. तो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यू शुड नो व्हाट इज वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल. दैट इज अ वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. डेफिनेशन ही है कि वेव फ्रंट मतलब क्या और वेव नॉर्मल मतलब क्या. इस डेफिनेशन के साथ, मार्क माय वर्ड, इस डेफिनेशन के साथ अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो सोने पे सुहागा. टीचर खुश हो जाएगा, जो टीचर चेक कर रही पेपर उनको अच्छा लगेगा. ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन में अपन डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, पर मेरा एडवाइस है कि आप वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का डायग्राम के साथ अगर बताओगे तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, फिर वेव फ्रंट्स के कितने टाइप्स होते हैं कि भाई स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन कंबाइन होके ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन वेव फ्रंट एंड गिव इट्स डिफरेंट टाइप्स. ओके, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली रिमेंबरिंग दिस, ऑल्सो आपको ये भी याद रखना है बच्चों, ये भी चीज याद रखनी है
कि इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली स्केल बिल लेके करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट and construction of spherical wavefront. So that is going to be the next two question, construction of spherical wavefront and plane wavefront. और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑगन्स प्रिंसिपल, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं मार्क कर दूं, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई वेव फ्रंट मतलब क्या, वेव नॉर्मल मतलब क्या, बाय हार्ट कर दो, एंड ऑगन्स प्रिंसिपल आपको समझना है। एक बार आपने ये दो चीज कर दिया, then there are two question, एक आप law of reflection explain करते हो on the basis of Augen's principle and law of refraction explain करते हो on the basis of Augen's principle। तो Augen's principle पे आप law of reflection and law of refraction explain करते हो। भाई ये दो बार बोर्ड एग्जाम में आके गया, मतलब मार्च 2022 एंड जुलाई 2022 रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि रिपीटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को तो भाई छोड़ना नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो ये भी हो जाएगा। एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला आंसर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन, 3 मार्क के लिए। तो फिर सर रिफ्लेक्शन वाला क्यों बोर्ड एग्जाम में पूछा था? क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज अ रेड्यूस्ड सिलेबस, और रेड्यूस सिलेबस में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट रेड्यूस कर दिया था। तो इसके ऊपर इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर ये टाइम मुझे ऐसे लगता है, प्रोबेबिलिटी ऐसे लग रही है कि रिफ्रैक्शन आपको पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाने, देखो क्या क्या करके जाना है, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का डेफिनेशन, ऑगन्स प्रिंसिपल और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन प्रॉपरली। और सिर्फ डेरिवेशन नहीं करना है, इसमें प्रॉपर डायग्राम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, प्लेन वेव फ्रंट वाला डायग्राम है, प्लीज वो अच्छे से करके जाना। अगर वो आप अच्छे से नहीं, क्योंकि सिर्फ डायग्राम भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि ड्रॉ ए डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट और रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, तो सिर्फ डायग्राम भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो प्रॉपरली इन 5th और 6th क्वेश्चन को करके जाना बच्चों को, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, मैंने क्या क्या बोला। एक एमसीक्यू यहां पे डिजाइन होता है विच आई एम ट्राई टू ब्रिंग इनटू पिक्चर, कि अगर ये जैसे आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन लाइक ये प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हो सकता है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है, कि अर्थ पे सन का कौन सा वेव फ्रंट रिसीव होता है, सन से जो लाइट निकलती है, नो डाउट इट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, पर अर्थ पे जो वेव फ्रंट रिसीव होता है वो है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद ऑल द 6 क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि लास्ट ईयर ओल्ड मतलब रेड्यूस सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था, तो इसके न्यूमेरिकल भी नहीं थे, क्योंकि पूरे इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ 6 क्वेश्चन में। तो जैसे आप 6 क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके पास स्नेल्स लॉ आ जाएगा, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2 अपॉन μ1 अपॉन c1 अपॉन c2, और यू कैन यूज v1 अपॉन v2, या फिर इट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 6 क्वेश्चन करने के बाद। तो डेफिनेटली जब फॉर्मूला आता है तो उसका न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक है। सो आई विल रब दिस, आई विल रब व्हाट आई हैव रिटन and then you can see the set of questions। so आपके नीचे मैंने Google Drive पे लिंक दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस है, तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ओके। these are all questions which are there for your numericals point of view, that is based on the Snell's law। तो बहुत बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड में भी अगर आपने किया रहेगा तो आपको इजीली आ जाएगा। जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एकदम चीनी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको करना है, सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया रिफ्रैक्शन, तो उसके 4 न्यूमेरिकल लर्न करने, अच्छे से करने। ऊपर से ये 4th वाला न्यूमेरिकल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पर मैं हाईलाइट करता हूं इस न्यूमेरिकल को। प्लीज इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आए एग्जाम में नहीं आए, पर वो एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जो कि बेस्ड है वेव फ्रंट के ऊपर। बाकी तो मैंने पहले ही बोला 11th स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है,
स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ना वही सिर्फ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन व्हिच यू कैन सॉल्व। ओके, देखो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में जो लिंक दिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिंक्स डाले उस लिंक से आपको बहुत सारे इसके जो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अभी मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन आपके साथ। पर इसका अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप ऊपर अगर लिंक आ रही है तो उस पर क्लिक करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें भी मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ओके बच्चों, तो दैट इज फॉर दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट खत्म हो गया, पहला टॉपिक खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया, एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। फिर ही जाना है पोलराइजेशन के ऊपर, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हेन यू आर स्टडीइंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बच्चा एक्चुअल में 3 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सिर्फ 3 क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो व्हाट इज पोलराइजेशन, यू शुड नो। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देन मैलिस लॉ एंड ब्रिस्टल्स लॉ, ये 2 लॉस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एक्चुअल में कुछ है नहीं सिलेबस में, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ये पूरा टॉपिक रेड्यूस सिलेबस में था बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में नहीं मिलेंगे। तो ये साल तो है, ये साल तो रेड्यूस सिलेबस नहीं है, तो मैलिस लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ब्रिस्टल्स लॉ आपको पता होना चाहिए। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, दे आर इंपॉर्टेंट, खास करके ब्रिस्टल्स लॉ जैसे आप पढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू tan IP। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला डेवलप होगा, जैसे ब्रिस्टल्स लॉ करोगे ये फॉर्मूला डेवलप होगा, और जैसे ये फॉर्मूला डेवलप होगा अपने को इसके ऊपर के क्या सॉल्व करने हैं, सम सॉल्व करने हैं। तो एक ही 2 ही सम मैंने आपको देके रखे हैं म्यू इज इक्वल टू tan IP पे, तो 2 क्वेश्चन आप आराम से इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बस इतना ही है पोलराइजेशन के ऊपर। ओके, तो इजी 3 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल, क्यू ऑप्शन में छोड़ना है भाई, अच्छे से करके जो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो है कि नहीं, तो छोड़ना नहीं है पोलराइजेशन। ओके, फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, दैट इज इंटरफेरेंस। इट इज माय स्टडीज कि आज तक जितने भी पेपर हुए ना, इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल आता ही है। तो चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, कोई भी बच्चा न्यूमेरिकल को ऑप्शन में नहीं डालेगा इंटरफेरेंस के, खास करके यंग्स एक्सपेरिमेंट और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट है और दोनों के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस प्लेस किए। सबसे पहले कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रिक्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझेगा ना बच्चा, आप इसके सम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो मिलेगा, कोई नहीं, फॉर्मूला लर्न भी करके जाओगे, पर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। तो इट इज अ एडवाइस फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स कि इनको समझो, सिर्फ बायहार्ट मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, दिमाग में लाओ कॉन्सेप्ट को, फिर ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाओगे, बाकी सारे टाइप्स करते वैसे, एंड व्हाट विल हैपन, यू विल लैंड अप यार आगे का पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, सम सॉल्व करने को नहीं आ रहे, तो कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा कोहेरेंट सोर्सेस, और उसको प्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स कौन से, लॉयड्स मेथड है, बाइप्रिज्म मेथड है, तो 2 मेथड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और derive a condition for occurrence of bright and bright fringes on the screen of Young's double slit experiment. Define fringe width and derive a formula for it. ये सब एक साथ डाल दिया मैंने क्वेश्चन। बेसिकली ये एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, यस बच्चों, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा ये क्वेश्चन करके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली करके जाएगा। फ्रिंज विड्थ का क्यों इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, 4 मार्क के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाओगे, बस इतना ही इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस में भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है वो टेक्स्ट बुक में बताऊंगा कहां से रीडिंग करना है, मैं आपको टेक्स्ट बुक बताऊंगा। मेन क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो पढ़ लिया। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशंस कौन से, फिर कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाते हैं, उसके मेथड्स कौन से,
और लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यंग्स एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत तुम लोग को मालूम होना चाहिए, और फ्रिंज विथ का डेरिवेशन जो कि 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, कब से बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब आने का चांसेस है। ओके करके जाओगे। डन। अभी ये जो टेक्स्ट बुक का पेज है जिसमें आपने देखा लॉयड्स मिरर एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये 2 मेथड है कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के लिए। बहुत अच्छे से आप इस चीज को पढ़ लेना, और खास करके ये 2 डायग्राम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सिर्फ डायग्राम भी एग्जाम में आता था, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम आप अच्छे से करके जा सकते हो। ठीक है, अभी ये डायग्राम बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 डायग्राम मैं चाहता हूं कि आप ये 2 डायग्राम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल। टोटल इसके न्यूमेरिकल मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए। स्टार्टिंग में तो बेसिक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल, मेरा बात अच्छे से सुन लेना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल, जिसमें कि बताओ कि ये ब्राइट पॉइंट है कि डार्क पॉइंट है, या फिर इंटेंसिटी वाले आई मैक्स अपॉन आई मीन। अच्छा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ओके मार्च 2022 में ये क्वेश्चन गिरा था। ठीक है, तो जो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी के ऊपर। खास करके ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर पूछा था, दैट इज मार्च 2022 में। ठीक है, बाकी तो एकदम सिंपल चीज है। डन, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स। जैसे आप यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो यंग्स एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स आएंगे। यंग्स एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल और बाइप्रिज्म के न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है। सिर्फ यंग्स एक्सपेरिमेंट में एक हाथ 2 कॉन्सेप्ट वेरी होता है, जैसे कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में आप स्क्रीन यूज करते हो, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में आप आईपीस यूज करते हो। ठीक है, उधर एक कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट जैसे आप करते हो, ये सारे सम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर में से क्या है, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। पर बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो और फिर न्यूमेरिकल करो। ऊपर आप लिंक देख सकते हो कि मेरे बहुत पुराने वीडियोस है जिसमें मैंने बाइप्रिज्म की कहानी सुनाई कि एक्चुअल में बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट होता कैसे, क्या है, और फिर उसके ऊपर के मैंने सम सॉल्व किए। प्लीज गो थ्रू इट इफ यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि नेक्स्ट पूरा सेट जो है वो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के। तो मैं बोल रहा हूं यंग्स एक्सपेरिमेंट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कुछ चीजें एक्स्ट्रा है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। तो 1-2 फॉर्मूले ज्यादा डिराइव होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस वाले वगैरह। ओके, वो तुम लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, मेरे लिए ये वाला जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, अगर आप मुझे पूछोगे तो अभी जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपके साथ बताए, हर एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व करना, टाइम है आपके पास, आराम से सॉल्व करना, और फ्रिंज विथ का डेरिवेशन। ठीक है, ये मेरे तरफ से इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा नो डाउट आपको पढ़ना ही है, आपको करना ही है, पर अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो मैं बोलूंगा भाई बाइप्रिज्म यंग्स के जो सम्स है वो अच्छे से करो, और फ्रिंज विथ का डेरिवेशन अच्छे से करो। ठीक है, फिर चालू होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। थोड़ा सा चैप्टर ना बच्चे लोग इसको ऑप्शन में डालते हैं, आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, तो भी बच्चा थोड़ा नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इट इज ऑल अप टू यू। मेरे लिए तो ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, पर कुछ क्वेश्चन पूरा ऑप्शन में डालने से अच्छा है, कुछ क्वेश्चन तो आप करके जा सकते हो, है कि नहीं। जैसे कि डिफ्रैक्शन मतलब क्या, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, पेपर इजी आने का चांसेस रहता है, तो ये सारे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यू डोंट पुट इट फॉर ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शंस कौन से, जैसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न है, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 में आपको मिलेगा। ओके, ये डेरिवेशन है। ओके, फ्रॉनहोफर्स एक्सपेरिमेंट अपन एक्सप्लेन करते हैं इसमें। ओके, एंड वी डिराइव अ कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है,
ट्राई टू डू इट, इट्स फॉर 4 मार्क्स, अगेन इट इज फॉर 4 मार्क्स। ये चैप्टर 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए सच्ची में अच्छा है, तो ये 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिंज विथ का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी आप करके जाओगे ओके तो अच्छा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत सारे बच्चों को हेक्टिक लगता है, बट यू रियली यू कैन पुट सम एफर्ट्स एंड यू कैन डू इट। और लास्ट में रिलीज क्राइटेरिया मतलब क्या, एंड एक्सप्लेन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का कंडीशंस, ओके। देखो मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में डालते हैं, ओके। बट इट्स माय एडवाइस, इफ यू हैव टाइम, इनको स्लॉट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो इनको रख दो ऐसे ही, और पूरा फिजिक्स हो जाने दो। एक बार पूरा आपका फिजिक्स पूरा पढ़ के हो गया तो लास्ट में कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, ओके, वो आप कर सकते हो। भाई हाँ ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया क्वेश्चन, ठीक है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक का प्रिंट निकाल के जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको मार्क करना, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो उसको हॉल्ट पे रखना, ओके। पूरा पढ़ के होने के बाद फिजिक्स, फिर जो क्वेश्चन आपने ऑप्शन में छोड़े उनको करने का ट्राई करना, ठीक है। सो दिस आर द 2 क्वेश्चन, वन इज रिलेस क्राइटेरिया एंड डिफ्रैक्शन, दैट इज फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक्सपेरिमेंट, दैट्स गुड वन, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, सब आपके ऊपर है, आपने कैसे पढ़ा है पूरे साल भर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर इसके न्यूमेरिकल्स है कि नहीं, तो जैसे आपको फ्राउनहोफर्स पैटर्न करोगे, न्यूमेरिकल इजी, न्यूमेरिकल ऑप्शन में डालने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो, आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द 3 न्यूमेरिकल्स व्हिच आई हैव गिवन, ओके, डिफ्रैक्शन का। और लास्ट में हाईलाइट करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, पर अगर आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ऑप्शन में डाल रहे हो तो यू मे फेस सम प्रॉब्लम। तो माइक्रोस्कोप वाला जो पार्ट है, ओके, माइक्रोस्कोप वाला पार्ट, इसमें ये जो फॉर्मूले कि भाई न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब क्या, रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या, अभी यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है रिजॉल्विंग पावर इज 2 into न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लैम्डा, मतलब रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर, ये सारी छोटी छोटी चीजें यहां से लेके यहां तक एमसीक्यू अच्छा डिजाइन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को तो आप थोड़ा रीड करो। अच्छा, अगर मैंने रेड लाइट के बदले वॉयलेट लाइट यूज की तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, माइक्रोस्कोप की कम होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो प्लीज इन सारी चीजों को याद रखो। टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अपर्चर शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, जितना ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा रखोगे उतना अच्छा है। तो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ओके, ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप प्लीज एक बार रीड करके थोड़ा सा समझो, इसके थोड़े से बेसिक एमसीक्यूज समझो। आई डोंट वांट आप 1 मार्क के एमसीक्यूज में मार्क्स छोड़ रहे हो, ओके। अच्छा क्वेश्चन, बाकी आप पूरा पढ़ लोगे ना, आपको आ जाएगा एमसीक्यू मार्क करने के लिए। इंटरफेरेंस से अगर कोई एमसीक्यू आ रहा है या फिर पोलराइजेशन से कोई एमसीक्यू आ रहा है तो आप कर सकते हो। पर अगर आप ये पार्ट पूरा ऑप्शन में डालना चाहते हो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ओके, तो एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर लो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मार्क कर लो, यू विल गेट। जैसे रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब क्या है, माइक्रो टेलीस्कोप में अपर्चर जितना बड़ा हो सकता है उतना अच्छा है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो आप याद रखो, ओके, हाईलाइट करके रखो, एंड देन एटलीस्ट यू कैन मार्क 1 मार्क एमसीक्यू अगर इसमें से आता है तो, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड इस चैप्टर के सारे प्लस और माइनस, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्या। पर मेरे को अगर आप पूछोगे तो फ्रिंज विड्थ और इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स और रिफ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले स्लाइड में बताया था, रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ऑर्गन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये मेरे तरफ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ, रिफ्रैक्शन और न्यूमेरिकल्स इंटरफेरेंस के, ठीक है। वैसे बोल नहीं सकते कहां से पेपर आ सकता है, तो आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पर पूरा ऑप्शन में छोड़ने के बदले इतने 3 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो, एटलीस्ट एग्जाम में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप यू लर्न मेनी थिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।